अभी हम पॉलिटी का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में हमने शासन प्रणाली के कुछ क्वेश्चंस तक देख चुके थे। अब हम पॉलिटी का पार्ट 2 में देखते हैं शासन प्रणाली से आगे। तो देखते हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेन पॉलिटिकल सिम्टम्स ऑफ व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ बेसिक सिम्टम्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो इसका पहला ऑप्शन है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल सही बात है। इसमें सांसदात्मक रूप की सरकार है, मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बिल्कुल सही बात बोला गया है। उसके बाद सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सही कथन है। क्या सही कथन है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। बिल्कुल सही बात। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। सही बात है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बिल्कुल सही बात है। तो सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। विशेषता क्या है? तो यह एक संविधान संगत सरकार है। मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रन किया जाता है गवर्नमेंट। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार है, मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल है, मतलब डेमोक्रेटिक सरकार है। उसके बाद विधि का शासन, मीन्स रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे सर्वोच्च क्या है? तो विधि है, कानून सब सर्वोच्च है। उसके बाद कल्याणकारी राज्य, मीन्स वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, मीन्स मैक्सिमम पीपल तक मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलफेयर हो सके, उसी को हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, समाजवादी राज्य मीन्स सोशलिस्ट स्टेट, एंड देन राजनीतिक समानता, मीन्स राजनीतिक समानता मीन्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। आपका पूछा जाएगा दर्शन क्या है संविधान का? तो वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट है भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमेशा याद रखना है। उसके बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्य प्रणाली, इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेसिक तत्व है, एलिमेंट है, वो क्या है? तो सिंगल एग्जीक्यूटिव। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र मीन्स प्रजा का शासन किस तथ्य पर आधारित है? तो इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। मीन्स प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होता है? तो बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मीन्स जनता को सरकार चुनने का और उसे बदलने का राइट है, अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है। मीन्स क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। परिसंघीय मतलब कि जो संघ है और जो स्टेट है उनके बीच में हमारा जो शक्ति है, मीन्स पावर है, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर है। ये तीनों पावर का क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है कैसा है? तो ये पूछा जाएगा कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। तो इस क्वेश्चन में अगर फ्लेक्सिबल पूछेगा तो ब्रिटेन आएगा, पहले भी डिस्कस किए हैं कि ब्रिटेन इतना फ्लेक्सिबल है कि वहाँ सिर्फ लड़का लड़की नहीं बन सकता है, बाकी हर कुछ हो सकता है। इवन क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि वहाँ पे वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कैसा है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से वो फ्लेक्सिबल है। कहाँ पे? तो ग्रेट ब्रिटेन यूके के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई है। अब दूसरा बात आता है, वो दूसरे टाइप का गवर्नमेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? तो यूएसए में संविधान संशोधन करना काफ़ी टफ है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और अब इन दोनों के बीच का जो आता है, मीन्स ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और ना ज़्यादा रिजिड हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है? वो कहाँ का है? तो वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, रिजिड, बोथ, नन और लिटिल फ्लेक्सिबल, लिटिल रिजिड, तो यही आपको आंसर लगाना है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा रिजिड है। बल्कि दोनों ये भी बोल सकते हैं दोनों है, फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों है, पर ये कभी नहीं बोल सकते कि फ्लेक्सिबल है, या ये कभी नहीं बोल सकते कि रिजिड है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। तो किस बात का? तो जुडिशियरी समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू की
शक्ति है भारतीय संसद में। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का पावर है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, असर्शन है, रीजन है, उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कह रहा है कि संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है, और उसने एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो मैंने पहले बताया था कि इंडियन का जो फेडरल है वो किसके ऊपर है, तो कनाडा का फेडरल पे बेस्ड है। और कनाडा का फेडरेशन में क्या होता है, कनाडा का फेडरल में क्या है, तो स्टेट जो है वो लेस पावरफुल है और सेंटर जो है वो मोर पावरफुल है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो इस वजह से ये बोल रहा है कि भारत के संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करने लगा है कि यूनिलैटरल फेडरेशन है। वो क्यों है, क्योंकि इसमें उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो दोनों असर्शन और रीजन सही हैं तथा असर्शन और रीजन का असर्शन रीजन सही है तथा असर्शन रीजन जो है शासन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सही है। यहाँ पे शक्तिशाली केंद्र की रचना है, बहुत शक्तिशाली नहीं है, इसलिए रीजन जो है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सही थे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये तीन चीज़ तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव आ रहे हैं। यानी भारत में संविधान का संघीय लक्षण क्या है, तो संघ लक्षण मीन संघ मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच है की बात है। तो जब सेंट्रल और स्टेट के बीच की बात होगी तो दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। उसके बाद पूर्ण रूप से लिखित संविधान होगा। अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखित ना होगा तो सेंटर कहेगा मेरे हक का ये काम है, ये स्टेट बोलेगा मेरे बस का काम है। जहाँ पे ड्यूटी निभाना होगा वहाँ पे सब मुकर जाएंगे, जहाँ पे राइट लेना होगा वहाँ पे दोनों आ जाएंगे। इस वजह से क्या है, ये रीजन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है, मीन्स जुडिशियरी के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, सो फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी है। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक मीन्स यूनिटरी के तरफ है, मतलब कि सेंटर को ज़्यादा वो प्रभावशाली बना रहा है। तो क्या है कि राज्यपालों की नियुक्ति, सही बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है, स्टेट के मुताबिक हो या ना मुताबिक हो ऐसा देखा नहीं जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसा है, वो एकात्मकता को प्रमाण करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व जो है वो इक्वल नहीं है बल्कि असमान है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भी दिखाता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो सेंटर का जो पावर है वो ज़्यादा होता है। तो इस पर हम कह सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन था किसके लिए, तो ये था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में ये दिखा रहा है कि दोनों साइड बराबर के बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। क्यों, तो उसमें राज्यपालों की शक्ति नियुक्त करने की शक्ति है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है और अखिल भारतीय सेवाओं को सेंटर की तरफ ज़्यादा झुकाव है। नेक्स्ट, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है, तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और तथा एकात्मक सुझाव में उसमें सशक्त मिश्रण है। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, मीन्स परोक्षतः निर्वाचित होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है। और उसके बाद जो है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया है, मीन्स राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और भारत में संसदीय प्रणाली मीन्स जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा है, मीन्स ये डेमोक्रेसी के साथ जोड़ा है, रिपब्लिक के साथ जोड़ा है। तो ऐसा क्यों है कि क्यों ये क्या है कि ये आपका बोल रहा है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। मतलब पहली बात ये बोल रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का वजह क्या है, क्योंकि गणतंत्र है मीन्स रिपब्लिक है, तो इलेक्शन होगा तभी तो हम ये बोल सकेंगे कि रिपब्लिक होने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके से जिनका सत्ता है उनके बेटा नहीं होंगे, मीन्स ये हेरिडिटी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सही बात है कि राष्ट्रपति इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पर वो इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट है और गणतंत्रवाद है।
तो ये सही है और सही बात है, दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही बात है। उसके बाद रीजन है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये जीवन रक्त है और ये असर्शन सही है। और रीजन भी सही है कि अगर लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते क्यों हैं, क्योंकि वो आपका जीवन रक्त है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सही से एक्शन ना करेंगे तो लोग कोसेंगे ही। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर मीन्स रीजन सही स्पष्टीकरण है असर्शन का। नेक्स्ट है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, मतलब संघवाद जो है फेडरल जो है वो व्यवहारिक नहीं है। क्यों, तो भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ये असर्शन सही है पर रीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक संघीय राज्य नहीं है ऐसा कहना गलत है। ठीक है, ये थोड़े मान सकते हैं कि सेंटर की तरफ झुकाव ज़्यादा है, पर ये एक संघीय राज्य है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कथन क्या है, तो कथन है कि भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, बिल्कुल जायज़ बात है। फेडरल स्ट्रक्चर इसलिए है, स्टेट के पास भी पावर क्यों है, क्योंकि हर स्टेट का अपना कल्चर और पॉलिटिकल और जो भी आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे रीजनल अपना खुद का एक अस्तित्व है। इस वजह से ये मल्टी कल्चरल मल्टीलिंगुअल राज्य देश है, इस वजह से संघात्मक संरचना जरूरी था। उसके बाद क्या बोलता है कि विविधताओं के सामंजस्य में से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है उसके वजह से, उसमें जो डाइवर्सिटी में जो हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो संकल्पना किया है उसके वजह से एक मजबूत राष्ट्र बना है, ना कि इससे कमजोर राष्ट्र बना है, बिल्कुल जायज़ बात बोल रहा है। नेक्स्ट है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, तो भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, सही बात है। सिंस की जो डेमोक्रेसी है वो हर किसी के जो कामना इच्छा है उसका एक संवाहक बन के बना है, इसलिए यहाँ पे महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़े दावेदार हैं, बिल्कुल जायज़ बात है। शासन भी सही है एंड रीजन भी सही है। नेक्स्ट, संविधान, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है, तो यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। बृहद क्यों है, मीन्स हाईली ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, तो स्टेट और सेंटर दोनों की बातें इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट सेशन क्या है कि भारतीय संविधान अल्पसंघात्मक है, मतलब इसको बोलें कि ये आपका जो संघात्मक है उस सेमी सेमी फेडरल है। ठीक है, सेमी फेडरल कह सकते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो ये बात भी जायज़ है कि फुल्ली ये जो है संघात्मक भी नहीं है और ना ही एकात्मक है, एक तरफ ही भी नहीं है, सो इसे बोलते हैं कि सेमी फेडरल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा जाता है। सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल आपको बिहार फेडरल था, जब तक जो है कि दोनों जगह पे बीजेपी की और जदयू की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम तक सहकारी संघवाद था। पर अब कैसा हो जाता है, तो अब कॉम्पिटिटिव संघवाद हो गया है। तो सहकारी संघवाद इन्होंने बोला था, तो जी ऑस्टिन ने बोला था। मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, जी ऑस्टिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किनके द्वारा बोला गया, तो जी ऑस्टिन के द्वारा बोला गया। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किनके द्वारा बोला गया, तो केसी वियर के द्वारा बोला गया। केसी वियर क्या बोले कि भारत संविधान जो है, भारत का जो संघ है वो अर्ध संघात्मक राज्य है, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये किन्होंने बोला था, तो ये बोला था केसी वियर ने बोला था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किन्होंने बोला था, तो केसी वियर ने। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये कथन जो है वो आपके बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। मतलब ये जो है तंग ढांचे में, मतलब छोटे छोटे ढांचे में नहीं ढाला गया, ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही क्या है, तो पहला क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद संघीय पद्धति की सरकार, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद संघीय नीति, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है गणतांत्रिक अवधारणा से संबंधित है क्या, एक राज्य जिसमें
जनता सर्वोच्च है। एकदम बात सही है कि गणतंत्र क्या होगा, तो जनता सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नीत है, और उसका जो शक्ति है वो जो निर्वाचित प्रधान है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनमें है। एक ऐसी सरकार, सॉरी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे प्रेसिडेंट। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है ना। तो संवैधानिक सरकार क्या होता है, तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, मीन्स फॉर फ्रीडम ऑफ पीपल, राज की सत्ता पर, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक में पहला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का चक्र प्रतीक क्या करता है, न्याय का। जो ध्वज में चक्र है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो न्याय का। फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दीदी की कुल संख्या कितनी है, 24, मीन्स 24 आवर हमको प्रवेश करना है। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल है 52 सेकेंड। है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 52 सेकेंड के अंदर हमको जन गण मन गाना है। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पशु क्या, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस बात का प्रतीक है, तो न्याय का है। और कितनी तिलियां हैं उसमें चक्र में, तो 24 है। उसके बाद संपूर्ण राष्ट्रगान का जो गायन काल है वो कितना है, 52 सेकेंड है। नेक्स्ट है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है किसके अंतर्गत, तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नए राज्य के गठन कार्य की शक्ति निहित है किसमें, संसद में। संसद अगर चाह लेगा तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही नए स्टेट का फॉर्मेशन कर देगा। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति किसमें है, तो संसद में। जो राज्य का सीमा है, डिलिमिटेशन जो होती है किसके द्वारा होती है, तो वो होता है आपके संसद के द्वारा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों का स्थापना करने का कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है किसको, संसद को। यानी एक राज्य को संघ में सम्मिलित करना, किसी एक राज्य को संघ में, यूनियन में हम सम्मिलित करते हैं, अथवा नए राज्य की स्थापना करने की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, तो संसद के पास है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही क्या है, तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम के प्रभाव इसका प्रभाव पड़ता है। इस पहले हमें वहाँ के विधानसभा से इन बातों का वो जानकारी देना होता है। नेक्स्ट है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने का अनिवार्य क्या है, तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। मीन्स अगर कोई भी बिल पास करते हैं किसी राज्य के नामकरण चेंज करने में, या राज्य के ब्रेक करने में, या राज्य को नए वो बनाने में, तो उस में हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी। मीन्स जितने लोग प्रेजेंट हैं और वो प्रेजेंट लोग में से उसके आधे लोग +1, ठीक है। मीन्स 543 अपना वो है, तो इसमें से सपोज करिए कि 480 लोग प्रेजेंट हैं, तो हमें सिर्फ 240, 480 का हम 240 +1 यानी 241 पीपल रहेंगे, 241 मेंबर रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बिल ले आएंगे जिससे हमें क्या होगा कि नए स्टेट की फॉर्मेशन की बात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अगर यूनियन टेरिटरीज की जो प्रशासक होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, सो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह शासन है, भारत संघ नहीं है। रीजन क्या है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बोला जाता है कि भारत संघ नहीं है, तो ये तो गलत बात है, भारत संघ है। और नेक्स्ट जो रीजन है वो सही है, पर जब असर्शन ही गलत है तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आती है।
नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर और किसी राज्य का परिणाम परिवर्तन करके। मतलब ये कहा जाता है कि नए राज्य बनाने के लिए हम तीन तरीके का उपयोग कर सकते हैं, या तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिए, या किसी जब जिसका क्षेत्र बढ़ा वो दूसरे राज्य का क्षेत्र घटा, और तीसरा क्या हुआ कि उनका नाम परिवर्तन किया। नेक्स्ट है, सही कथन है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल जायज़ बात है। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो है सेंटर से अलग नहीं हो सकता है, बल्कि यूएस में अलग है, यूएस में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर क्या है? इनडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है ना, इनडेस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। स्टेट टूट सकता है लेकिन सेंटर नहीं टूट सकता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का शब्द प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। उसके बाद एस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। एस्केधर याद रखेंगे, एस्केधर। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पतावी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। इसको बोलते हैं जेपीवी कमेटी, जेपीवी कमेटी। उसके पहले जो आया उसका क्या नाम था? धर आयोग। तो इन लोगों ने कभी नहीं बोला कि भाषा के आधार पर हम स्टेट को पार्टीशन कर सकते हैं, बल्कि धर आयोग ने ये बोला कि हम किसके लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने के लिए हम पुनर्गठन कर सकते हैं, पर भाषा को विशेष मान के ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर इसके बावजूद एक नया राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्यों बना? तो उसको हम आगे देखते हैं। ये एक लीडर थे, उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई, उसके नए राज्य के बनाने के लिए प्रोटेस्ट करते करते राजू के वजह से, ये राजू ने इतना बड़ा पावर गेम खेला कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। ऑन विच बेसिस? तो ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंगुअल बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। और ये आंध्र प्रदेश जो पिछले जितने भी कमेटी बनी थी उन सभी को धत्ता बताते हुए एक नया राज्य बना। तो यदि भारतीय संघ को में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक है। किसमें? तो फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेश हैं, इसे आप याद रख लेंगे। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, इस पर आप चर्चा करके देखिए कितने हैं। तो देखते हैं आप क्या आंसर सही देते हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर और उसे आप क्या करते हैं जम्मू कश्मीर के हिसाब से, उस हिसाब से देखते हैं। जब बुक पब्लिश हुआ था तब आपके जम्मू कश्मीर एज इट इज़ था, मीन्स आर्टिकल 370 वहाँ पे लागू था। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों की स्थान आरक्षित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों की स्थान कितने आरक्षित है? तो 20 जो होंगे वो आपको कहाँ से होंगे? तो 20 हैं वो आपके कहाँ से होंगे? तो ये 20 जो हैं, 20 जो हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। पर फिर से इसे आपको देखना है, यहाँ पे भी एक चेंज आया है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो ये चेंज आ चुका है। 20 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को, मीन्स 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ था, मीन्स 1 नवंबर 1956 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो उसमें कितने राज्य थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। नेक्स्ट है, भारत में 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। उसके बाद ये भी गलत है, इसको भी फिर से देखेंगे। आपको याद है जम्मू कश्मीर की वजह से आपके ये आंसर्स वो होंगे, तो इसे आप देख के हमें क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नेक्स्ट है कि संघ राज्य क्षेत्र हैं कौन से? अंडमान निकोबार दमन दीव। ये क्वेश्चन का जो है ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें से जो ऑप्शन सही है उसे चूज करना है। तो ये तो संघ राज्य क्षेत्र है ही। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये क्या पूछना चाहता है वो अभी नहीं पता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा दिया गया है किसके संविधान संशोधन में? तो 69। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे बोलता है नेशनल कैपिटल रीजन
कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान है 69 यानी 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का जब दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद दमन दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने की चीज़ है कि गोवा 1987 में पहली बार पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके पहले यूटी था। उसके बाद दीव जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू है। उसके बाद दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग रखा गया, नेक्स्ट अलग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वो ये है कि सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो 36 में सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को एक भारत में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है कि राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम क्या है? पहले नागालैंड, देन हरियाणा, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन जैसा देगा उस हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद भारतीय राज्यों को उसके निर्माण के अनुसार में क्या है कालानुक्रम? देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन में नागालैंड नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन उसके बाद आपको याद ही होगा उत्तराखंड, उसके बाद नहीं पहले छत्तीसगढ़ CUJ, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, देन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, देन झारखंड एंड अभी तेलंगाना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप पाया कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का वो राज्य के रूप में स्वरूप पाया। नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है कि विकल्प में दिए गए राज्यों के गठन के निम्न वर्षों में हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है 1953 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में, 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, देन सिक्किम 1975 में। नेक्स्ट है नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम जो है 16 मई 1975 को। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को। खैर ये इतना अभी बीपीएससी का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे, क्या पता आ गया तो फिर आप लो जाएंगे, इसलिए इसे देखना जरूरी है एक तरीके से। हरियाणा जो है 1966 में, देखिए पहले भी हमने सम्मिलित किया है। उसके बाद महाराष्ट्र का गठन हुआ है 1960 में। उसके बाद राजस्थान का गठन हुआ 1956 में। नेक्स्ट है सत्य कथन है। तो गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। बम्बई जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जब वो बम्बई बना, महाराष्ट्र बना 1960 में, तब अलग किया गया, मतलब विभाजित किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश सूची में था। बिल्कुल सही बात है कि हिमाचल प्रदेश जो है पूर्णतः राज्य नहीं था, बल्कि संघ शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था। और ये कब हुआ तो याद रखेंगे, ये देखिए हिमाचल प्रदेश 1971 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्फा उग्रवादी संबंधित है कहाँ से? तो उल्फा क्या है? तो वो आपका आसाम से है। नेक्स्ट है पीपल्स वार ग्रुप है कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। पीपल्स वार ग्रुप PWG, पीपल्स वार ग्रुप, ठीक है ना। तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में एक नक्सली आतंकवादी संगठन है। उसके बाद कावेरी जल विवाद का किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड केरल। याद रखेंगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड केरल। अगर राज्य पूछेगा तो इसमें से हम पौंडीचेरी को हटा देंगे, तो फिर क्या बच जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी कब? तो 29 दिसंबर 1953 को। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम राज्य का गठन कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में। नेक्स्ट है यह हमारा हो गया पहला पहला शेड्यूल है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब सेकंड में चलते हैं। वो क्या है? नागरिकता है। तो नागरिकता देखते हैं कि भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना। मीन्स एक ही होगा, या तो बोले सेंटर का या स्टेट का, मतलब अलग अलग नहीं है, स्टेट का अलग नहीं है, सेंटर का अलग नहीं है, ऐसा डुअल सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे कैसे? तो पहला बाय बर्थ, दूसरा
बाई देशीकरण के द्वारा, तीसरा किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने को अहर है, उसमें क्या है कि वह वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिसके पितामह या पितामही या मातामही संविधान लागू होने के समय तक भारतीय नागरिक थे। नेक्स्ट सही कथन है नागालैंड, असम, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 तक अंतर्विशिष्ट किए गए हैं। ये आपको स्पेशल एक्ट जो उनका स्टेटस है उसके के बारे में बात कर रहा है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 तक अंतर्विशिष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत कहाँ स्वीकार किया गया? तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है यानी डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया में कैसा है? तो सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन? तो नागरिकता को अर्जित करना है, नागरिकता के ऊपर किसी तरह का कोई कानून बनाना है तो वो उसमें कौन वो बदलाव करेगा? तो सांसद भवन करेगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मूल अधिकार में फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट में पहला क्या है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1998 में समर्थन किया था। मीन्स फर्स्ट टाइम अगर पूछेगा कि मूल अधिकार का डिमांड कब हुआ था तो नेहरू रिपोर्ट किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब प्रेजेंट किया गया था तो उसमें ये बातें बोली गई थी हमें फंडामेंटल राइट की डिमांड है। उसके बाद संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है किसके? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मीन्स फंडामेंटल राइट अगर हम पहले पढ़ चुके हैं कि 226 में जो है हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के द्वारा सीधे ही सुप्रीम कोर्ट आदमी जा सकता है और अपना फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार है तो क्या है? तो वाद योग। मीन्स ये क्या बोलते हैं? जस्टिफाइबल है, मतलब हमें चाहिए मौलिक अधिकार, चाहिए तो चाहिए, जबकि आपको डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिफाइबल है, मतलब आप उसके लिए केस नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तो आपको डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो प्रावधान है उसे लागू कर सकती है। अदरवाइज मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो देश है जो राज्य है वो बाध्य है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार क्या है? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण लगाता है, विधायन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण लगाता है कौन से? तो आपका आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट समानता का अधिकार जो है वो किन से अनुच्छेदों में है? तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये है आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार, ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है? तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 15 में क्या है? तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, क्रीड, तो बर्थ, ये जो है वो आर्टिकल 15 में है। तो उसके बाद आर्टिकल 16 में क्या है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है किसी भी तरीके से आपको जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी नौकरी में किसी भी तरह का आपके बीच पार्शलिटी नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, एज, कास्ट एंड रिलीजन। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है कि ये बात किस चीज़ का करता है? तो ये बात करता है कि अनटचेबिलिटी को एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट करना है किसको? अनटचेबिलिटी को। एंड आर्टिकल 18 में क्या है? तो आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो आर्टिकल 18 में है कि जो पहले टाइटल यूज होता था तो उसको एबोलिश करना है, मीन्स एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में जिनमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है किसके द्वारा? तो आर्टिकल 15 का 5 के द्वारा। 15 के 5 के द्वारा क्या है? तो आपको जो है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें वो दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है।
नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल सही है। और समान लोगों को में विधि सम्मान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी कंडीशन जो है एक करने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं, तो समान लाने के लिए समान लोगों के लिए समान स्थिति को पैदा करना होगा। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों में संघीय सांसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है। ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 13 में है। मीन्स संवैधानिक प्रावधानों को संघीय या संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्य और विधान पालिका द्वारा जो बनाया जाता है वो हमेशा सर्वोपरि है। किसके द्वारा? तो आर्टिकल 13 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। क्या करना है? तो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में ये बोला जाता है कि संविधान सर्वोच्च है। ये आर्टिकल 13 के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार कौन से है? स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कौन सा है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, उसके पहले क्या था? तो उसके पहले राइट टू इक्वलिटी था। कहाँ से? तो आर्टिकल 14 से 18 तक। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द भारतीय न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। तो किससे? तो जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है उसमें बोला गया है कि जो आपका जितना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो आपका समाजवादी शब्द के टर्म्स आया था। उसके बाद आर्टिकल 14 में क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो क्या है ये आर्टिकल 14 के साथ भी पढ़ना। उसके बाद सी में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि वेतन का मौलिक अधिकार जो है वो यहाँ पे हमें मिला है। नेक्स्ट, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता के अधिकार के अधीन। मतलब ये बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में धर्म के नाम पे जो वो है वो नहीं हो, भेदभाव नहीं होगा। तो कौन से आधार पे है? तो राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समता के अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो 14 से 18 पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित है क्या क्या? तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, उसके बाद अवसर की समानता है। इतने सारे बात है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वो क्या है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। तो आर्टिकल कौन सा है? 24। आर्टिकल 24 में क्या है? तो बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है ICCPR के अनुच्छेद, ICCPR के अनुच्छेद 20 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 17 के द्वारा अनटचेबिलिटी को हटाया गया है। नेक्स्ट है कि न्यायालय उपधारित कर सकती है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अपृष्टता के आधार पर किया गया था। ऐसी यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ होता है तो जो हम देखे हैं अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं आर्टिकल 17 में है। उसके बाद भारत में अनटचेबिलिटी का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। कानून बनाकर, 1 शिक्षा की उन्नति लाकर, बिल्कुल है। उसके बाद जन जागरण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मद्रास राज्य बनाओ दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वो क्या है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का सांस्कृतिक अधिकार दिया गया किसके द्वारा? तो आर्टिकल 17। नेक्स्ट है भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसके द्वारा? तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। उसके बाद भारतीय संविधान में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल प्रावधान का अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 19 में।
भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता किस अंतर्गत नहीं आता है? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, मतलब अफसर को आप घेराव नहीं कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। वो क्या है कि जो अफसर को घेरावबंदी नहीं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कब? जब वो अवांछनीय आलोचना के कारण। नेक्स्ट है, उसके बाद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, आर्टिकल 21, याद रखेंगे, ये मेनका गांधी केस के द्वारा मिला है। उसके बाद आर्टिकल 19(1)(a) का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने का प्राप्त होता है, तो वो है एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट है, सर्वाधिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, मतलब धर्म प्रचार कर सकते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। उसके बाद राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। उसके बाद है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता को अधिकार अधीन है क्या? तो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य के तथा सदाचार के। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 का संबंध है किसके? धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, आप एक बार अनुच्छेद तो याद ही कर लीजिए, 50 तक तो अनुच्छेद आपको याद करने चाहिए सिक्वेंसली एज इट इज़। उसके बाद आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो मैं बता दूंगा, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 23 क्या है? तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, मतलब कि फोर्स्ड लेबर पे वो क्या है? आर्टिकल 23 के द्वारा प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट आर्टिकल 24 में क्या है कि कारखाने आदि में बालक के नियोजन को प्रतिषेध है। मीन्स कारखानों में जो बालक लोग काम करते हैं वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत वो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, मतलब धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो आप उसका जो मैनेजमेंट करते हैं, जो पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं, उस पर स्वतंत्रता है। ये नहीं कि आप किसी तरीके से वो इलीगली काम कर रहे हों, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं वो। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 के अंतर्गत है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड क्या बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर को आर्टिकल 23 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में क्या है? तो माइनॉरिटी सेक्टर को, माइनॉरिटी सेक्शन को उनके हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा, मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा। नेक्स्ट है, वो आपको कहाँ तक जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा। इन हाई कोर्ट जाना होगा तो 226 के द्वारा। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। क्या है किसमें? तो अल्पसंख्यकों के द्वारा अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं क्या? तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, वो मैच द कॉलम था, उसमें अनुच्छेद 16(2) है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 29(2) में है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य के सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 31 क्या है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा, हाँ यहाँ पे अगर पूछेगा माइनॉरिटी कितने हो क्या इंडिया में, तो दो तरीके से, एक तो रिलीजन बेस्ड और एक लैंग्वेज बेस्ड। तो सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 31 में क्या है? 31(1) में क्या है कि किसी से भी व्यक्ति के कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मीन्स जो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, फंडामेंटल राइट कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन क्या है, तो के मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। संविधान द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज की संतुष्टि की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता पंचायती राज अधिवेशन जो वो है पंचायती राज जो कार्य प्रणाली किनके द्वारा लाया गया था, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है, तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो उच्चतम न्यायालय है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को बोला गया है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा था, उसका रीजन क्या है, तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है, इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकती है क्या, तो हैवियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय हैवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं, तो रियूज द कॉर्पस, तो रियूज बिफोर द कोर्ट होना है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी करता है हैवियस कॉर्पस। एक तरह का रीट है, रीट तो कुल मिला के 5 तरह का होते हैं। तो नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसके द्वारा संशोधन किया गया था, तो वो लागू किया गया था संविधान का 42वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है ये कहाँ से आया था, तो यूएसएसआर के द्वारा आया था। नेक्स्ट है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये किस बात से पता चला है, कौन से केस से, तो केशवानंद भारती केस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है किसके द्वारा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग किसके द्वारा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसके द्वारा बैन है, तो आर्टिकल 23 के द्वारा। नेक्स्ट है उपाधियों का निषेध है, आर्टिकल 18। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 26। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस जो है वो किसके द्वारा है, तो आर्टिकल 26 के द्वारा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29 के द्वारा। शिक्षा का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 21 के द्वारा, 21A के द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, तो केशवानंद भारती केस के बाद। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो केशवानंद भारती केस वर्सेज केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के द्वारा। उसके बाद संविधान का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संविधान का अधिकार कैसा है, अब जो है वो लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया किसके द्वारा, तो संविधान संशोधन 44 1978 में जो आया था उसके द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है कैसा है, तो ये वैधानिक है, विधिक है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान प्रदान नहीं करती है क्या, तो समान आवास का अधिकार। ठीक है ना, ये समान आवास जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों के द्वारा किया गया है, तो वो है आर्टिकल 14 to 18। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है क्या, सूचना का अधिकार। ये आपका भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद सभी व्यक्तियों को प्राप्त है क्या है, तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार, याद है। उसके बाद भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं कर सकते हैं क्या क्या, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार को यहाँ पे वो दावा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो क्या है मौलिक अधिकार के रूप में, आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार। वो कैसा है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए रोज हंगामा होता है। नेक्स्ट है ना, तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है क्या, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वो सिर्फ इंडियन लोग को मालूम में प्राप्त है। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है, भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं क्या क्या, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये वो ऑप्शन वाइज देखना होगा, तो ऑप्शन जो वहाँ पे दिया होगा उसमें से ये ऑप्शन है, तो वो सही है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हुआ अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, वह है संविधान निराकरण का
अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने का सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई है, वो कौन सा है? तो आर्टिकल 14 एंड 16 जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है। किसके द्वारा? तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है। कौन सा? तो मीन्स पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पब्लिक का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, मीन्स सरकारी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आर्टिकल 16(1) और 16(2) के वजह से सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है कौन से अल्पसंख्यक को? तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। 6 वर्ष की आयु 14 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को अधिकार है। तो कौन सा है? मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार है। कौन सा? 21A के तहत, 21A। उसके बाद भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट में कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शासन है, रीजन क्या है? कि यह प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार के व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। बिल्कुल सही है, शासन भी और रीजन भी, और सही एक्सप्लेनेशन है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल के तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा अधिकार है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, राइट टू लिव या राइट टू लाइफ एंड क्या है? तो पर्सनल फ्रीडम। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। किंग को नहीं कहता है, तो हिंदू शब्द जो है सम्मिलित करता है किंग को। तो हिंदू, सिख, उसके बाद जो है बौद्ध एंड जैन को, पर पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। सिख, जैन को और बौद्ध को करता है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। तो ऑप्शन में पारसी वहाँ पे होगा, तो ये आंसर गलत हो गया, मतलब पारसी आ गया। नेक्स्ट है, भारत के किसी धार्मिक या संप्रदाय समुदाय को किसी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जा सकता है तो वह निम्न विशेष लाभों का हकदार होगा। कौन कौन से लाभ है अल्पसंख्यक को? तो वह है कि संप्रदाय या समुदाय द्वारा विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन किया जा सकता है। उसके बाद यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 20 के 3 में है। मीन्स जबरदस्ती उसको कूट के ये नहीं कहा जाएगा कि तुम स्वीकार करो कि तुमने ये गलत कार्य किए हो। तो किसके द्वारा वो है? तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत 20 के 3 के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट है कि दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरी दंड एवं सब अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 20। मतलब डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता है। मूवी याद कर देंगे तो बढ़िया बात है। काला कानून, अंधा कानून डबल जियोपार्डी पे बेस्ड है। एवं सब अभिशंसन मतलब खुद से खुद को ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने वो किया था, क्राइम किया था, वो ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रूफ जुटाना होगा। ये अलग बात है कि लोग स्वीकार करते हैं तो वो उनको अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है किसमें? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का जो रक्षा प्रदत्त है वो किसके द्वारा है? आर्टिकल 22 के द्वारा है। मीन्स 22 के द्वारा आपको 24 आवर्स के अंदर में आपको किसी वो जुडिशरी के पास जो लोकल मजिस्ट्रेट है वहाँ पे प्रस्तुत होना है। ये आपको बंदी का जो है वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत आ रहा है। तो दो बातें हमेशा कन्फ्यूजन में होता है कि एक तो जो डबल जियोपार्डी एंड वो क्या है कि जो आपका गवाह बनाना है वो वाला। तो गवाह और डबल जियोपार्डी का जो ऑप्शन है वो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आएगा। और अगर पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो बंदी बनाए जाने के व्यक्ति का वो है कुछ में, तो आर्टिकल 22 आएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा के चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? तो 3 महीना के लिए।
बिना मुकदमा के उसको 3 महीने के लिए रखा जा सकता है। 2 तरह का डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि कोई क्राइम होने वाला है तो उससे बचाव करने के लिए हमें उसको डिटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, वो क्या है, कौन सा प्रलेख है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ है संसद में कब, तो 1976 में। नेक्स्ट है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसके द्वारा, तो भारतीय संविधान के द्वारा, फिर 10 जनवरी 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। मीन्स ये तीनों है। भारत के संविधान में बोलता है कि किसी को बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी दिया गया है। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी इस चीज़ों को इन चीज़ों को प्रतिषेध करता है, किस चीज़ का, तो बाल श्रम का। नेक्स्ट है पूर्ति कीजिए क्या, तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। मीन्स अधिकार जो है, आप अधिकार मानते हैं और कर्तव्य नहीं करते हैं तो उसी तरह का है कि जो आपका परछाई न दिखता हो, मीन्स भूत की तरह है आपके लिए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको कल देखते हैं। थैंक यू।